हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो बेस्ड है वो बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के जेई के PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके 2014 से 2023 तक सबको कुछ कवर कर रहे हैं। इसके साथ में जो आपको थ्योरी अगर देखनी है तो थ्योरी की मैं पूरी आइसोमेरिज्म की वीडियो बना चुकी हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड नहीं है, अभी एक दो वीडियो और आनी है उसमें, ताकि आपका जो आइसोमेरिज्म है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यस, ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर पोजिशनल आइसोमर्स। तो आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है आपको इसमें पोजिशनल आइसोमर्स कौन से होंगे। पोजिशन आइसोमर्स तो हमारे पास में होते हैं कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग देखते हुए चलना है। अब यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखेंगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे कीटोन है, तो ये आपका पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है। सेकंड वाले में भी आपके पास में ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, ये भी नहीं है। थर्ड वाले में आपके पास में कीटोन और कीटोन है और कीटोन में यहाँ पे आपके पास में कीटोन की पोजीशन सेकंड आ रही है और यहाँ पे आपके पास में कीटोन की पोजीशन थर्ड आ रही है। फोर्थ वाला भी नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास में थर्ड, जिसमें कि हमारे पास में 1 2 3 4 5 तो हमारे पास में है पेंट एन 2 ओन और पेंट एन 3 ओन। ठीक है जी। इसके बाद में आते हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14। C6H14 के आप कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स बना सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे हैं उन्होंने, क्योंकि एल्केन है तो हमारे पास में चेन आइसोमर्स ही यहाँ पे बनेंगे। तो आपके पास में आ गया ये, फिर आप लेंगे ये, फिर आप लेंगे ये, इसके अलावा आप 4 लेके ये, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने आइसोमर्स हो गए, ये आपके पास में आ गया नॉर्मल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास में आ गया आइसो हेक्सेन। इसके बाद में ये आपके पास में आ गया 1 2 3 4 5 6 तो 3 मिथाइल पेंटेन। ये आपके पास में आ गया 2 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन और ये आपके पास में आ गया 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो टोटल कितने आइसोमर हो गए हैं 1 2 3 4 और 5। तो आपके पास में आंसर आएगा 5। ये 2015 जेई का क्वेश्चन है। Which of the following compound will exhibit geometrical isomers? इसमें से आपको ये बताना है geometrical isomers कौन से शो करते हैं। तो geometrical isomers आपके पास में होंगे cis और trans, जो कि आपके पास में restricted rotation से आते हैं। E and Z भी होते हैं और spin inversion वाले भी होते हैं, बट यहाँ पे हम cis और trans और E and Z की बात करते हैं। spin inversion वाले conformations होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 1 phenyl butene। तो देखो, मेरे हिसाब से मैं हमेशा यही कहती हूँ कि स्ट्रक्चर बना के देख लो ताकि आप 100% श्योर रहो। तो इसमें सबसे पहले आता है ये आपके पास में आ गया 1 पे आपके पास में फिनाइल ग्रुप है और 2 पे आपके पास में ब्यूटीन है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये H है और ये H है, एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके बाद में दूसरा देख लेते हैं 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन। यहीं पे चलिए 1 ब्यूटीन है तो आपके पास में 2 H ग्रुप यहाँ पे होंगे और 3 पोजीशन पे 1 2 3 पोजीशन पे फिनाइल दिया है। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जो डबल बॉन्ड पे ग्रुप अटैच हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। और इस मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। सिस और ट्रांस के लिए 2 सेम ग्रुप भी होने चाहिए। सेम ग्रुप से मतलब ये है कि आपके पास में माना यहाँ पे H है और यहाँ पे Br है और यहाँ पे Br है और यहाँ पे H है। पहली बात तो ये दोनों डिफरेंट है और इसमें फिर आपको कंपेयर करना है कि 2 सेम होने चाहिए कि आपका कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। अदरवाइज नहीं है तो आप E and Z बता सकते हैं। तो फिर थर्ड आपके पास में आता है 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन। वैसे तो आंसर मुझे यहाँ से मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन ट्रांस भी बनाएगा और यही हाइड्रोजन आपका सिस भी बनाएगा, पर तब भी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो प्लीज चेक ऑल द स्ट्रक्चर्स। तो ये आपके पास में अगर मैं इसका सिस बनाऊंगी तो इसके सिस को मैं इस तरीके से बना दूंगी H और यहाँ पे आपके पास में आ गया ये फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया। इसके बाद में आता है 1 ब्यूटीन, फिर यही यहाँ पे ये आपके पास में आ गया 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन
1 पोजीशन पे ब्यूटीन है और 2nd पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है। तो आप ये देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो ये भी आपका सिस और ट्रांस नहीं होगा। प्रोपेन में तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन है द हाइड्रोकार्बन विद 7 कार्बन एटम कंटेनिंग अ नियोपेंटाइल एंड विनाइल ग्रुप। अब नियोपेंटाइल ग्रुप हमारे पास में क्या होता है, कार्बन के पास में 3 मिथाइल ग्रुप और इस तरीके से ये नियोपेंटाइल ग्रुप है, और विनाइल ग्रुप में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड यानी कि आपका जो ग्रुप है वो इस यहाँ पे कनेक्टेड होगा, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है वो अगर यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये विनाइल ग्रुप है, ये आपका विनाइल ग्रुप है। अब हम यहाँ पे पहले सबके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। पहले आपको दिया है 2,2 डाइमिथाइल पेंट 4ईन। IUPAC नेमिंग में ही यहाँ पे गड़बड़ है, पेंट 4ईन नहीं हो सकता। नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से आपका डबल बॉन्ड पास में होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया जो इन्होंने दे रखा है, वैसे मैंने उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बना दिया है। इसके बाद में आता है आइसोप्रोपाइल ब्यूट-2ईन। आइसोप्रोपाइल ब्यूट-2ईन कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है, बट तब भी अगर मैं कोशिश करूं तो आइसोप्रोपाइल ये ग्रुप हो गया और ब्यूट-2ईन हो गया, और 7 कार्बन वाले हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये नहीं आ रहा है, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। इसके बाद में आता है 4,4 डाइमिथाइल पेंटीन। 4,4 डाइमिथाइल पेंटीन, पेंटीन अगर दे रखा है यानी कि 1 पे पोजीशन है और 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, पर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सी करेक्ट नेमिंग है। जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप होता है आप नंबरिंग वहां से शुरू करते हैं, यानी कि ये आपका करेक्ट IUPAC नेम है। इसके बाद में आपको दे रखा है 2,2 डाइमिथाइल पेंट 3ईन, तो ये आपके पास में आ गया पेंट 3ईन। अगेन फिर वही है 2,2 डाइमिथाइल, और आपको 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड दे रखी है, 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड दे रखी है। तो ये आपके पास में, और पेंट 1 2 3 वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहली बात, करेक्ट IUPAC नेम ये है, ये सबसे करेक्ट IUPAC नेम है, क्योंकि डबल बॉन्ड आप यहां से ही शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 4 आना चाहिए था, यानी कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो 2nd पोजीशन पे आना चाहिए था। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है नियोपेंटाइल और विनाइल ग्रुप, तो इन दोनों ही कंपाउंड में ये आपके पास में नियोपेंटाइल ग्रुप और ये आपके पास में विनाइल ग्रुप आ गया। तो करेक्ट नेमिंग कौन सी है, 4,4 डाइमिथाइल और ये वाली, यानी कि आपके पास में जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा। एग्जैक्ट प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा वो ये कि आपको बेस्ट ऑप्शन निकालना है, तो 4 में से बेस्ट ऑप्शन आपका यही बनेगा, क्योंकि आपको 4,4 डाइमिथाइल, तो ये आपके पास में नियोपेंटाइल ग्रुप आ गया, ये वाला जो ग्रुप है ये नियोपेंटाइल ग्रुप है, और ये आपका विनाइलिक ग्रुप है। एलाइलिक ग्रुप आपके पास में ये होता है, तो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है तो इसे आप एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। ये आपका एलाइलिक ग्रुप है। 1 2 3 कार्बन होते हैं उसमें, 1 2 3। विनाइलिक में बोलेंगे तो केवल 2 कार्बन होते हैं, तो आपका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे 3rd वाला होगा। 16 का क्वेश्चन 2016 का, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द डबल बॉन्ड आर मार्क्ड एज 1st 2nd 3rd 4th। ये आपको 1st 2nd 3rd 4th डबल बॉन्ड मार्क किए हुए हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। कौन से कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। नॉट को हमेशा अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे देखो, पहले फर्स्ट वाला बोलते हैं तो 2 मिथाइल ग्रुप सेम है, 2 ग्रुप सेम है एक ही साइड पे, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में मिथाइल ग्रुप है, ये आपके पास में आ गया CH2 ग्रुप, ये आपके पास में CH2 ग्रुप। अब 2 CH2 ग्रुप सेम है, तो इसके आगे देखो क्या आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, तो इसमें आपके पास में ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी होगी ही होगी। इसके बाद में आते हैं 3rd वाले में। 3rd वाले में यहाँ पे आपके पास में CH3 है और यहाँ पे आपके पास में CH3 और ये 2 ग्रुप अलग अलग है, इसमें भी पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि 2nd वाले में भी है, 3rd वाले में भी है। 4th वाले को देख लेते हैं, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, बाकी ये C2H5 ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है, सिस और ट्रांस बन सकता है। यानी कि आपके 2nd 3rd और 4th ये तीनों ही कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है। केवल फर्स्ट जो आपके पास में डबल बॉन्ड है वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप आपको सेम, 2 ग्रुप सेम दिए हुए हैं। अगर आपको 2 ग्रुप सेम दिए हुए हैं तो वहां पे आपका सिस और ट्रांस और E एंड Z नहीं बनता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। अब आता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आप R और S फाइंड आउट करते हैं, और R और S फाइंड आउट करने के लिए आपको ये देखना होता है कि आपको प्रोजेक्शन किस तरीके का दिया है। 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्शन चेक करो कि आपको कौन सा प्रोजेक्शन दिया है। यहाँ पे ये हमें फिशर प्रोजेक्शन दिया है,
और मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपके पास में फिशर प्रोजेक्शन है तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये अबव द प्लेन होती है, यानी कि ये दोनों ग्रुप हैं ये अबव द प्लेन होंगे इस तरीके से, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो बिलो द प्लेन होगी, यानी कि वो आपके पास में बिलो द प्लेन आएगी, ये आपके पास में डॉटेड लाइन में आएगा। इसके बाद में आपको सेकंड चीज ये देखो कि आपके पास में जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए। जिसको भी आप लीस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं दैट शुड बी अवे फ्रॉम व्यूअर। जहां से भी आप देख रहे हैं वो आपसे जो व्यूअर है वो उससे अवे होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। और अगर वो अवे नहीं है तो मैंने एक्सचेंज करना भी वीडियो में सिखाया हुआ है, आप वहां पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कराइए एक बार दोबारा जाके देख लेना। अब यहाँ शुरू करते हैं, कौन सा 2 है कौन सा 3 है। बच्चे पहली बात तो इसी में कंफ्यूजन रहते हैं। जब आप प्रायोरिटी देते हैं, जब आप IUPAC नेमिंग करते हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी सीरीज दे रखी है, तो जो वो प्रायोरिटी सीरीज है आपको उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। यानी कि ये आपके पास में फर्स्ट पोजीशन होगी, ये आपके पास में सेकंड पोजीशन होगी, ये थर्ड होगी और ये फोर्थ होगी। अब सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आपको R और S कॉन्फ़िगरेशन बताना है। सबसे पहले आप प्रायोरिटी दे दो, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है या जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे पहला फर्स्ट कनेक्टेड कार्बन है, यहाँ पे फर्स्ट कनेक्टेड ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। यानी कि मैं इसे अगर इस तरीके से लिख लूँ तो ये मेरे पास में फोर्थ प्रायोरिटी आ गई, ये मेरे पास में फर्स्ट प्रायोरिटी आ गई क्योंकि ऑक्सीजन के मोलर मास यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। फिर अब मेरे पास में ये C डबल बॉन्ड OH है, और जबकि यहाँ पे मेरे पास में C के साथ H है, Cl है और ये यहाँ पे C है। तो अब अगर वहां पे आप कंपेयर करोगे तो वहां पे O आ रहा है जबकि यहाँ पे Cl आ रहा है। ठीक है, वो आप बाकी सबको देख, बाकी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ऐसे कैसे कि H के कंपैरेटिवली तो O आ रहा है, तो हाईएस्ट मोलर मास के अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी कि इस वाले कार्बन को अगर आप लिखोगे तो इस वाले कार्बन के जो आपके पास में 3 ग्रुप आएंगे वो O आएगा, जबकि आप इस वाले कार्बन को लिखोगे तो इस वाले कार्बन के 3 ग्रुप क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन आएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट पे ही जीत गया है, फर्स्ट पॉइंट पे ये जीत गया है। तो यानी कि ये आपके पास में, अब आप यहाँ पे इसमें पोजीशन स्पेसिफाई कर दो, प्रायोरिटी स्पेसिफाई कर दो, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब आप रोटेशन देखो कि 1 2 3 किस तरीके से अरेंज है। 1 2 3 मेरे क्लॉकवाइज अरेंज हैं, बट जो मेरा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो टुवर्ड्स द व्यूअर है। ये देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो टुवर्ड्स द व्यूअर है। अगर टुवर्ड्स द व्यूअर है तो या तो आप एक्सचेंज करो, एक्सचेंज करना भी बताती हूँ अभी, या फिर आप क्या करो, आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसको रिवर्स कर दो। तो यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन R आ रहा है, तो आपके पास में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे आपके पास में आ रहा है, अगर आप इसको अरेंज कर रहे हो तो ये आपके पास में R आ रहा है, पर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में S होगा। या फिर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो, प्रायोरिटी दे दो और यहाँ पे लिखो। प्रायोरिटी दे दी हमने, तो ये हमारा 1 था, ये 2 था, ये आपका 3 था, ये 4 था। अब आपको पता चल गया कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो टुवर्ड्स द व्यूअर है, तो आप एक्सचेंज कर दो। यहाँ पे 2 एक्सचेंज होते हैं, कभी भी एक एक्सचेंज नहीं होता। एक एक्सचेंज होगा तो एनेंशियोमर बन जाएंगे। अब आपने एक्सचेंज किया तो ये आ जाएगा 1 3 और ये आ जाएगा 2 और 4। अब आपका जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर हो गया, क्योंकि ये आपकी डॉटेड लाइन होती है। फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में हम इसे लिख रहे हैं, तो ये आपकी डॉटेड लाइन बनाएगा। अब आप देखो, अब आपका 1 2 3 कैसे मूव कर रहा है। 1 2 3 आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आपके पास में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो S होगा। यानी कि सेकंड पे जो हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन आ गया वो S आ गया। अब थर्ड वाले का देखते हैं। थर्ड वाले के लिए देखने के लिए हमारे पास में क्लोरीन को हम नंबर 1 देंगे, ये वाली पोजीशन 2 आएगी, ये 3 आएगी और ये आपके पास में 4 आएगी। यानी कि ये आपके पास में आ गया 1 2 3 4। अब मुझे तो पता है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो मैं इसको देखूंगी 1 2 3 ये S आ रहा है, तो मैं इसको अपोजिट कर दूंगी। यानी कि मेरे पास में कॉन्फ़िगरेशन 3 का क्या आएगा, R। या फिर आप एक्सचेंज करके देख लो, आप किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करके देखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, काफी टाइम से आया भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपके पास में आता है 2 का S और 3 का R। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। फिशर प्रोजेक्शन में आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना था, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाला है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में तब होता है जब आप कैपिटल D और कैपिटल L निकालते हैं लास्ट कायरल कार्बन में। अगर फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप या NH2 ग्रुप अगर है, अगर वो राइट हैंड साइड पे है तो वो कैपिटल D होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो कैपिटल L होगा। वो भी हम करेंगे अभी 1-2 वीडियो में और आने वाला है। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेमिंग करनी है। अब देखो, नंबरिंग आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो ये है, वैसे तो नंबरिंग आप में से सबको पता है, आप ऐसे 1 2 2 कर दो, या फिर अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू कर रहे हो तो 1 1 2 कर दो।
अब आपने दो तरीके से नंबरिंग करी है, 1 1 2, और मैं कैसे कह रही हूँ, मैंने नंबरिंग करी, ये आपके पास में आ गया 1 2 3 4 5 6। दूसरी नंबरिंग मैंने करी, ये मेरे पास में आया 1 2 3 4 5 6। अब जब मैंने ग्रीन वाली नंबरिंग करी तो मेरे पास में जो IUPAC नेमिंग आएगा वो आएगा 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल हेक्सेन, डाइमिथाइल हेक्सेन आ गया। और जब मैंने पिंक वाली नंबरिंग करी तो मेरे पास में आया 1 एथिल 2,2 डाइमेथिल हेक्सेन। अब आप में से अधिकतर बच्चे ये कहेंगे क्योंकि 1 की लोएस्ट पोजीशन आ रही है तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप ठीक होगा, मतलब ये वाली नंबरिंग ठीक होगी, पर ऐसा नहीं होता। आपको एडिशन देखना, आपको देखो 2-3 तरीके हैं, 2 तरीके हैं, आप कैसे भी, बाकी समझने के ऊपर है। या तो आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स निकालो, लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट का मतलब है जो आपके लोकेंट्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो सबसे छोटी आनी चाहिए। तो आपके पास में 1 और 2 पे पोजीशन आ रही है जब हम ग्रीन वाला कर रहे हैं, 1 और 2, तो इनका सम करो, 2 + 3 + 1 4 आ गया। पर जब आपके पास में ये 1 2 2 आ रही है तो ये आपके पास में आ रहा है 5, तो इनका जो सम है जिसमें आपके पास में सम जो एडिशन है वो सबसे कम आएगा, वो करेक्ट नंबरिंग होगी। तो यहाँ पे ये नंबरिंग करेक्ट होगी और ये नंबरिंग रॉन्ग होगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना होता है, तो आप ऐसे नंबरिंग करते हैं। तो हमारे पास में जो करेक्ट नेमिंग आएगी वो आएगी 2 एथिल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद में आता है आपके द फॉलोइंग कंपाउंड, ये आपको NO2Cl और NH3 दे रखा है। अब सेम ये भी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट का क्वेश्चन है, आपको पोजीशन में जो कंपाउंड दिए उनकी नंबरिंग किस तरीके से करनी है। आप 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हो, आप करो 1 2 3 4। अगर आप 1 2 3 4 कर रहे हो तो आपके पास में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स आ रहा है 1 3 एंड 4। दूसरी नंबरिंग हम शुरू कर सकते हैं कि मैंने नंबरिंग शुरू करी यहाँ से 1 2 3 4, तो मेरे पास में सेट आ रहा है 1 2 4। आप ऐड करके देख लो, 4 + 3 + 1 ये आपके पास में आ रहा है 8, 4 + 2 + 1 ये आपके पास में आ रहा है 7, यानी कि ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। नंबरिंग पता चल गई। नंबरिंग पता करने के बाद में आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आपके पास में आएगा क्लोरो, फिर आएगा M मैथिल, और फिर आपके पास में आएगा नाइट्रो, यानी कि 2 क्लोरो 1 मैथिल 4 नाइट्रो बेंजीन विल बी द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द मैक्सिमम इन ऑल कंटेंट। इनमें से आपके पास में इन ऑल कंटेंट से मतलब क्या है, टॉटोमेरिज्म आपको दे दी है, ठीक है। आपने मेटामेरिज्म की थी, मेटामेरिज्म में एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ R ग्रुप होते हैं, टॉटोमेरिज्म में आपके पास में इन ऑल और कीटो फॉर्म होती है। अब अगर मैं पहला स्ट्रक्चर बनाऊं तो मुझे दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH3, ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम लें CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास में है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और फोर्थ स्ट्रक्चर हमारे पास में है CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड NH2। ये आपको दे रखा है। एक में आपके पास में मिथाइल कीटो ग्रुप है, एक में एस्टर ग्रुप है, एक में अमाइड ग्रुप है और एक में केवल मैथिल ग्रुप है। अब इसमें जब आप इसकी टॉटोमेरिज्म करेंगे तो आपको क्या देखना है, आपको अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो देखना है। ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होके इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपको इनॉल कंटेंट यहाँ पे मिलेगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये दे रखा है। अब आप इस कंपाउंड का बनाओ। इस कंपाउंड में अगर आप बनाओगे तो आपके पास में आएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OCH3। अब इन दोनों कंपाउंड में फर्क क्या है, इन दोनों कंपाउंड में देखो इधर से मैथिल ग्रुप है और ये आपका OCH3 ग्रुप है, ये केवल +I इफेक्ट दिखा रहा है और जबकि ये आपके पास में लोन पेयर भी दे रहा है। तो इसका जो इधर वाला कंटेंट है वो इसको वीक कर देगा, जबकि इस केस में आपके पास में यहाँ पे यानी कि मैंने तो अभी एक ही पोजीशन बनाई है, इसके अलावा इसका दूसरा भी टॉटोमेरिज्म बन सकती है। आप जैसे मैंने ये वाला लिया है आप इधर से भी ले लो, अब क्यों जरूरी थोड़ी कि राइट हैंड साइड पे लेना है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे बना दो। आप लेफ्ट हैंड साइड पे बनाओगे तो ये भी बनेगा, यानी कि इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा जो कि हमारे पास में आएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH CH3।
ठीक है, तो इसमें आपके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए, जबकि इस केस में यहाँ पे आपका नहीं बन पाएगा क्योंकि OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे भी NH2 आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास में प्लस आई इफेक्ट है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर केवल 1 बनेगा। तो आप जब इन चारों को कंपेयर करोगे तो सब मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहे हैं जो कि मैक्सिमम स्टेबलाइज है। तो ये वाला कंपाउंड आपका मैक्सिमम इनॉल फॉर्म में रहेगा। साथ के साथ एक चीज और है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्रिएट करेगा, यानी कि अगर मैं इस H को इस तरीके से बना दूं तो ये आपका जो H है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्रिएट करेगा, यहाँ पे भी ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। तो इसमें आपके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा स्टेबलाइज रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ रहे हैं, जबकि जब आपके पास में OCH3 ग्रुप और NH2 ग्रुप है तो उसके साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि प्लस R ग्रुप भी है, अपने इलेक्ट्रॉन देते हुए हैं। तो उस केस में इस तरफ इनोलेट बनाने की, इस तरफ जो आपकी इन ऑल बनाने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो आपका मैक्सिमम कंटेंट किस में है, आपका मैक्सिमम कंटेंट इस वाले कंपाउंड में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा करके देखने वाले हैं, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ आएंगे, क्योंकि मैं अगर पहली बार आपको बता दूं तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बता दिया। तो आपको सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए, GOC में जितने भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था वो। इसके बाद में आता है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, NCERT का क्वेश्चन है ये, और NCERT का भी ये एल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन है, और एल्काइल हैलाइड में भी जो आपके एग्जाम्पल वाले या इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, मेरे ख्याल से NCERT के एग्जाम्पल में का ही क्वेश्चन है। ये आपको कंपाउंड दे रखा है इस तरीके से, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए कि ये क्या कर रखा है, पर आपको मेन देखना क्या है, ये आपको कंपाउंड दिया। सबसे पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन ऑल द फंक्शनल ग्रुप। आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप हों। तो लॉन्गेस्ट चेन अब हम देख लेते हैं 1 1 2 3 4 5, यही हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन आ रही है 5 कार्बन की। नंबरिंग वहीं से पास करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में होगा, यानी कि इस कंपाउंड को अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH CH3 Br, बस बनाने का फर्क है, अदरवाइज कंपाउंड बहुत ही सिंपल है। 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन हो गई। 4th पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है, यानी कि ये आपके पास में आ गया 1 2 3 4 5, 4 पोजीशन पे ब्रोमीन और 3rd पोजीशन पे मैथिल ग्रुप है, यानी कि आपके पास में आएगा 4 ब्रोमो 3 मैथिल पेंट 2 इन। इधर उधर देखो ही मत, आपके जो रूल हैं सबसे पहले उनको लिखो और उनके अकॉर्डिंग नेमिंग करो। लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, नंबरिंग वहां से शुरू करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में हो, और अगर आपके पास में फंक्शनल ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को फॉलो करोगे या उनके सम को फॉलो करोगे। इसके बाद में आता है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसमें तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी NCERT का ही है शायद। तो ये आ रहा है 1 2 3 4 5, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, आपका एमाइड हो गया, एस्टर हो गया, उनके कार्बन को हमेशा 1 देते हुए शुरू करते हैं, इसलिए उनके नाम के साथ में कभी भी नेमिंग के साथ में 1 या 2 वर्ड मतलब 1 या यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो 1 ही होगा। 5 कार्बन है, पेंटेनोइक हो गया, पेंट ओइक एसिड। जब आप एन लगाएंगे तो एन का ई हटा देंगे, पेंट एन ओइक एसिड में ई नहीं आएगा, पेंटेनोइक एसिड इस तरीके से आएगा। हर एक में, इसमें ब्यूटेनोइक एसिड है, इसमें पेंटेनोइक 5 एसिड है, ये नहीं हो सकता, ब्यूटेनोइक एसिड नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन आपके पास में रह गए। अब हाइड्रोक्सी और CH, H और M में क्या पहले आएगा, तो आपको पता है H पहले आएगा और M बाद में आएगा, यानी कि आपके पास में कंपाउंड होगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। उसके बाद में आता है अगला, द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट इन द लीनियर एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आर रेस्पेक्टिवली। स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन द लीनियर एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का आप पहले लीनियर स्ट्रक्चर बनाओ, CHO। लीनियर स्ट्रक्चर बनाने के लिए ट्रिक इस तरीके से है, ये हो गया 6 कार्बन है, CH2OH, नीचे वाले 2 कार्बन आपके पास में HOH OH H, फिर आपके पास में आएगा ये उससे ऊपर वाला कार्बन OH H, और फिर आपके पास में आएगा HOH और CHO। ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर स्ट्रक्चर में आपके पास में उसने क्या पूछा है, स्टीरियो सेंटर्स पूछा है। स्टीरियो सेंटर्स आपके वो होते हैं जहां पे आप 2 ग्रुप को एक्सचेंज करो और स्टीरियो आइसोमर्स बन जाए, तो उसे स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। कायरल सेंटर की बात नहीं कर रही हूँ, कायरल और स्टीरियो सेंटर में फर्क होता है।
अभी जो मेरी लेटेस्ट, इसके बाद में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो सेकंड वीडियो आ रही है वहाँ पे हम पूरा ढंग से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे स्टीरियो सेंटर पूछे हैं, तो आप अभी के लिए आप ये देख लो कि चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास में ये स्टीरियो सेंटर है, ये स्टीरियो सेंटर है, ये स्टीरियो सेंटर है और ये स्टीरियो सेंटर है, यानी कि जो आपके पास में लीनियर स्ट्रक्चर है उसमें 4 स्टीरियो सेंटर्स हैं। अब जब आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता क्या है, जो 5th पोजीशन पे नंबरिंग आप यहीं से शुरू करोगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 और 6। जो 5th पोजीशन पे ऑक्सीजन है वो एल्डिहाइड पे ग्रुप अटैक करेगा, आपके पास में हेमी एसिटल बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी हम एनोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, पहले सिंपल इसके रिंग स्ट्रक्चर की बात करें। तो जब आप इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये आपके पास में, हावर्थ प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये आपके पास में O आएगा। ये 1 कार्बन होता है, ये 2nd कार्बन, ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन। इसके 2 एनोमर्स होते हैं। एनोमर्स का मतलब होता है फर्स्ट पोजीशन पे जो आपके पास में OH ग्रुप है वो डिफरेंट है, या वो बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन है। तो यहाँ पे तो अभी एनोमर्स नहीं पूछे हैं, केवल आपसे स्टीरियो सेंटर पूछे हैं। तो फर्स्ट में आपके पास में आएगा H और OH, ये स्टीरियो सेंटर बनाएगा, क्योंकि अगर मैं OH को ऊपर लिख दूंगी तो ये ग्रुप अलग हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पे अब ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है, ये आपने फर्स्ट पोजीशन बना दी जो कि आपके पास में एल्डिहाइड ग्रुप वाली थी। इसके बाद में आप सेकंड पोजीशन पे आते हैं तो आपके पास में H और OH होगा। फिर आपके पास में 3rd पोजीशन पे आते हैं तो OH और H होगा। फिर आप 4th पोजीशन पे आते हैं तो आपके पास में H और OH होगा। और 5th पोजीशन पे आप CH2OH ग्रुप बनाएंगे। CH2OH हमेशा ऊपर बनेगा और H ग्रुप हमेशा नीचे बनेगा। ये हो गए। अब इसमें स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? अब अगर आप यहाँ पे काउंट करो तो स्टीरियो सेंटर एक आपके पास में ये स्टीरियो सेंटर आ गया, 2 3 4 और 5, यानी कि इस केस में अब आपके पास में 5 स्टीरियो सेंटर आ चुके हैं। 1 2 3 4 5। कोई भी आप किसी भी एक ग्रुप को की पोजीशन चेंज कर दोगे, आपके डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स बन जाएंगे, तो उसे हम स्टीरियो सेंटर्स बोलते हैं। अब अगर फर्स्ट पोजीशन पे आपने पोजीशन चेंज करी है, फर्स्ट कार्बन पे पोजीशन चेंज करी है, तो उसे हम एनोमर्स बोलते हैं। एपीमर्स, इसके अलावा अगर आप कोई और भी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो वो आपके एपीमर्स हो गए। अब आता है डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। जो लास्ट कायरल सेंटर है या जो लास्ट स्टीरियो सेंटर है उसमें आपका जो OH ग्रुप है, अगर वो OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो इसे हम D कहेंगे, ये आपके पास में D ग्लूकोज हो गया। बट अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होगा, यानी कि जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे वो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होगा, तो वो आपके पास में L ग्लूकोज आ जाएगा। D और L में फर्क होता है, कैपिटल D और कैपिटल L और स्मॉल d और स्मॉल l में फर्क होता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ध्यान रखना। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें और डिटेल में ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो उस वीडियो में आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास में आता है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन द लीनियर एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज रेस्पेक्टिवली। तो लीनियर में 4 हैं और साइक्लिक में 5 हैं, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है 4 and 5। इसके बाद में आता है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है और लॉन्गेस्ट चेन वो यूज करनी है जिसमें आपके सारे फंक्शनल ग्रुप हो। तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हमेशा काउंट करके देखना, क्योंकि जल्दबाजी में गलती हो जाती है। 1 2 3 4 5 6, अब दोनों तरीके से 6 आ रहा है। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 और ये भी 5 और 6 आ रहा है, तो आप कोई सी भी चेन चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई सी भी चेन चूज कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई कंपाउंड ऐसा दिया है कि दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहे हैं बट जो उनकी जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो वो चेन जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होते हैं आप उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो अब यहाँ पे तो हमारे पास में कोई फर्क ही नहीं है, आप कोई सी भी चेन चूज कर लो। मैंने ये वाली चेन चूज कर ली, मान लेते हैं हमने ये वाली चेन चूज कर ली है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? जहाँ से डबल बॉन्ड पास में है। डबल बॉन्ड आपका यहाँ से है 1 2 3 4 5 और 6। 4 पे एथिल ग्रुप है, 3 पे मैथिल ग्रुप है। E को पहले लिखेंगे, M को बाद में लिखेंगे, तो आपके पास में आएगा 4 एथिल 3 मैथिल हेक्स 2 इन। 4 एथिल 3 मैथिल हेक्स 2 इन, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है। इसके बाद में आता है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आप ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका जेई में और नीट में दोनों में ही आया हुआ है। ये आपका जेई और नीट इस टाइप का क्वेश्चन। रीजन क्या है? आपको जब इस तरीके के आप कंपाउंड यूज कर रहे हैं तो आपका जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो दोनों सेम नंबरिंग से शुरू हो रही है, तो आप किसको इंपॉर्टेंस देंगे?
तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है और लॉन्गेस्ट चेन शुड कंटेन ऑल द फंक्शनल ग्रुप। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सारी फंक्शनल ग्रुप को चूज करते हुए चलनी थी। 1 2 3 4 यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, यही होगी, इसके अलावा और कोई लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी, चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा क्यों ना आ रहे हो। आपको वो चेन चूज करनी होती है, पेरेंट चेन वो होती है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे। अब आप जब नंबरिंग कर रहे हो तो आपको डबल बॉन्ड की भी 1 पोजीशन आ रही है। मान लेते हैं मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो आपकी डबल बॉन्ड की पोजीशन भी 1 आ रही है, और अगर मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड की भी पोजीशन 1 आ रही है। तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। अगर दोनों की सेम नंबरिंग आ रही है तो ई को प्रेफरेंस मिलेगी वाई के कंपैरेटिवली, यानी कि इन को प्रेफरेंस मिलेगी वाई के कंपैरेटिवली। तो आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास में जो कंपाउंड है वो हेप्ट 1 इन 6 आइन है। ये तो आपको देखते ही पता चल गया, ये गलत है, 6 इन 1 आइन नहीं होगा। 1 हेप्टाइन ये कुछ भी नहीं है। तो ये इसमें तो वैसे देखते ही बिल्कुल पता चल रहा है, पर तब भी देख लेते हैं। तो अब आपके पास में 3rd पोजीशन पे मिथाइल है, 5 पोजीशन पे मिथाइल है और 4th पोजीशन पे प्रोपाइल है। तो 3,5 डाई मैथिल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन। ये सेम, बिल्कुल सेम नहीं, मतलब इसी तरीके का क्वेश्चन जेई नीट में भी आया हुआ है। तो आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नेमिंग बतानी है। अब बेंजल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलती है, बेंजल्डिहाइड तो आएगा ही आएगा, यानी कि ये बेंजीन वाला नहीं आएगा, बेंजल्डिहाइड आएगा। बेंजल्डिहाइड इन तीनों में से एक है। अब हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं? अगर आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ये, यानी कि अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, और अगर आप नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास में कौन सा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स आ रहा है? अगर आप रेड वाला ले रहे हैं तो आपके पास में 3 4 6 आ रहा है। अगर आप ब्लू वाला ले रहे हैं तो आपके पास में 2 4 5 आ रहा है। ऐड करके देख लो, 6 + 4 10, 10 + 3 13, और यहाँ पे 5 + 4 9, 9 + 2 11। तो यानी कि आपकी 2 4 5 वाली नंबरिंग करेक्ट है। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलना है, तो अमीनो है, नाइट्रो ग्रुप है और हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले आप अमीनो वाला लिखोगे, ए वाला, यानी कि 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, यानी कि ये वाला आंसर आपके पास में करेक्ट आंसर होगा। अब में आपके पास में आते हैं द नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो। कायरल कार्बन का मतलब होता है, आपको पता है, जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो उसे आप कायरल कार्बन बोलेंगे। अब कायरल कार्बन के लिए आपको हर एक कार्बन को देखते हुए चलना है जिसमें चारों ग्रुप अलग आ रहे हैं। ये वाला जो कार्बन है ये आपका कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप अलग हैं, यानी कि एक कार्बन ये आ गया। इसके बाद में बेंजीन रिंग में CH2 ग्रुप का कुछ नहीं है, ये यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे इस वाले कार्बन पे, O ग्रुप है, ये इधर CH2 ग्रुप है, ये इधर ग्रुप है और एक H है, तो ये भी आपका कायरल सेंटर है। अब इस वाले को देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये आपका O ग्रुप है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है और यहाँ पे H है, ये भी आपका कायरल सेंटर है। इसके बाद में ये CH2 आ गया, ये कायरल सेंटर नहीं है, तो जो कायरल सेंटर नहीं है मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। ये भी आपका कायरल, उसको ब्लू से कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपका कायरल सेंटर नहीं है, ये कायरल सेंटर नहीं है, ये कायरल सेंटर नहीं है, ये कायरल सेंटर नहीं है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाले कार्बन की। ये वाला कार्बन इधर CH2 ग्रुप से अटैच है, जो कि आगे फिर CH2 है से है, ये CH2 से, ये यहाँ पे CH से है, ये यहाँ पे CH2 से है, तो ये आपका कायरल सेंटर है। इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो ये वाला कार्बन इधर CH2 से है, इधर CH से है, इधर CH2 CH3 से है, ये भी आपका कायरल सेंटर है। इसके बाद में ये ब्लू और ये तो होंगे ही नहीं, ये जो CH2 है और ये आपका, ये दोनों कायरल सेंटर नहीं होंगे। यहाँ पे CH3 आपका कायरल सेंटर नहीं होगा। तो आपके पास में जो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर आएंगे वो आपके पास में आएंगे 1 2 3 4 5 कायरल सेंटर आपके पास में आ गए। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत आराम से देखना है, हाइड्रोजन को काउंट करते हुए देखो, एक एक पोजीशन को देखते हुए चलो, क्योंकि हल्का सा नंबर आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। इसमें 5 कायरल सेंटर आपके पास में आएंगे। इसके बाद में आता है 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बतानी है, देखते हैं शायद ये वाला क्वेश्चन ठीक दिया हो। पेंट 1 इन दे रखा है, तो आपके पास में 1 इन पे तो कभी भी आपके पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी नहीं, मैं देख ही नहीं रही हूँ उसको आगे। इसके बाद में आपको देते हैं पेंट 2 इन। पेंट 2 इन अगर आपको दिया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब पेंट 2 इन में भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल होगी, और 2 पे मैथिल पोजीशन है, 2 मिथाइल पेंट 2 इन, यानी कि ये आपके पास में कंपाउंड है, इसमें होगी, बिल्कुल होगी।
फिर पेंट 1 इन दिया है, तो पेंट 1 इन वाले कंपाउंड में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, उसे तो कट ही कर दो। अब आता है 4 मेथिल पेंट 2 इन। 4 मेथिल पेंट 2 इन को भी बना के देख लेते हैं, ये आ गया। और फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4, ये अच्छा ये भी सेम वही चीज है, तो ये आपके पास में आ गया 2 मेथिल पेंट 2 इन। जो पहले वाला आपको दिया था वो आपको दिया था, वो मैंने गलत बना दिया, 2 मेथिल पेंट 2 इन। तो 2 मेथिल यहाँ पे ये आ गया 2 पे ही। तो अब ये देखो, ये दोनों तरफ दोनों CH3 ग्रुप सेम है, तो ये आपका आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। यानी कि अब आपके पास में जो कंपाउंड बनता है ये यही बन रहा है, पेंट 2 इन, और यहाँ पे 4 पे मेथिल ग्रुप है, तो ये वाला कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। दोबारा देख लो क्यों दिखाएगा, यहाँ पे एक H ग्रुप है, यहाँ पे H ग्रुप है, तो ये दोनों ग्रुप अलग हैं, ये दोनों ग्रुप अलग हैं, तो ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ये मैंने इसका ट्रांस बना दिया, आप इसका सिस भी बना सकते हैं। चलिए इसके बाद में आता है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज एग्जिबिटेड बाय। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे हैं आपसे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपके पास में दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, ये नहीं शो करेगा। यहाँ पे CH2 है, ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे CHCl, और अब देखो यहाँ पे ये वाला जो आपको कंपाउंड दिया है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है CH, यहाँ पे ये Cl हो गया, मैं बिल्कुल अलग करके लिख रही हूँ। अब यहाँ पे आपको एक ग्रुप दे दिया, अब यहाँ पे आपके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, या फिर आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप इस तरीके से देखिए, इस वाले कार्बन पे 2 ग्रुप अलग दिए हुए हैं, ये दोनों ग्रुप अलग हैं। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे CH2 है, तो आप अगले कार्बन पे आओ, अगला कार्बन ये है और इसमें अगला कार्बन ये है, तो यहाँ पे ये 2 ग्रुप डिफरेंट हो गए, यानी कि ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये आपका E एंड Z शो करेगा, तो ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब ये वाले कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये CHCl CH3 CH3, तो ये वाले जो दोनों ग्रुप हमारे पास में हैं, ये जो दोनों ग्रुप हैं और ये जो दोनों ग्रुप है ये सेम हो गए हैं, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस कंपाउंड का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा थर्ड। इसके बाद में आता है द करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है, नंबर 1 हमेशा वहीं से शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइड हो गया, एस्टर हो गया, नंबर 1 हमेशा वहीं से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो आपकी 5th पोजीशन पे कीटो ग्रुप है और 2nd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या दे रखा है, हेक्सेनोइक एसिड है, हेक्सेन 6 ओइक एसिड नहीं होता, नंबरिक वहीं से शुरू करते हैं जहां से डबल बॉन्ड में है, तो ये दोनों कंपाउंड गलत हैं। हेक्सेनोइक एसिड अभी इन दोनों में दे रखा है। अब आपको दे रखा है 5 फॉर्माइल 2 मेथिल, 2 मेथिल 5 फॉर्माइल और 2 मेथिल 5 ऑक्सो। फॉर्माइल ग्रुप आपके पास में CHO ग्रुप को बोलते हैं, तो ये फॉर्माइल ग्रुप नहीं है, ये कीटो ग्रुप है, तो आपके पास में आएगा 2 मेथिल 5 ऑक्सो। कीटो भी लिख सकते हैं, ऑक्सो भी लिख सकते हैं, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 मेथिल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है मेसिटाइल ऑक्साइड इज अ कॉमन नेम। मेसिटाइल ऑक्साइड आपके पास में होता है, ये आपके पास में कंपाउंड है, ये आपके पास मेसिटाइल ऑक्साइड है। अब आप क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास में हो। एल्कीन और ओन में एल्केन ओन को प्रेफरेंस मिलेगी, तो आप नंबरिंग कहाँ से पास शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब पेंट पे आपका पेंट 3rd पे इन है और 4 पे ओन है, सॉरी 3rd पे इन है और 2 पे ओन है, तो आप सबसे पहले आप लिखोगे पेंट 3 इन 2 ओन, ये हो गया। इसके बाद में आपके पास में 4th पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है, तो 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन लर्निंग का क्वेश्चन था कि अगर आपको मेसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूस एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑन हाइड्रोजिनेशन। यानी कि इन कंपाउंड्स में आप हाइड्रोजिनेशन कराओगे और हाइड्रोजिनेशन कराने पर कौन सा आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाता है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है आपको इसमें H2 ऐड कर देना है, H2 ऐड कर देना है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलिडियम, प्लेटिनम, कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने लिया H2 एंड Ni, अब आपने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद में आपके पास में 4th पोजीशन पे ये H ग्रुप आएगा और ये आपके पास में CH3 ग्रुप आएगा, ये,
और फिर आपके पास में ये वाला कंपाउंड इस तरीके से हो जाएगा। पहले हर एक कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं, फिर हम इस कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके पास में आ गया H और यहाँ पे ये आपके पास में हो गया CH3। इसका हाइड्रोजनेशन कराया आपने तो यहाँ पे आपके पास में आएगा H और ये आपके पास में आएगा मिथाइल ग्रुप H H H मिथाइल ग्रुप और ये आपके पास में ये कंपाउंड आ गया। इस वाले कंपाउंड का आपने कराया तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपके पास में हो गया CH3 ये और यहाँ पे ये CH3 विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप चारों ग्रुप के जो सेंटर हैं जिसमें आपको वेज एंड डैश दे रखा है आप उसको ध्यान से चेक करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H है, CH3 है, ये आपके पास में डिफरेंट ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया और यहाँ पे ये वाला कंपाउंड आ गया, ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया। तो यानी कि ये चारों ग्रुप अलग अलग हैं, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे देखो ये प्रोपाइल है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बस उसको चेंज करके दे दिया। यहाँ पे ये आपके पास में प्रोपाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पर इस कंपाउंड में दोनों तरफ आपके पास में आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया है। तो ये कंपाउंड में दो ग्रुप सेम हो गए हैं और अगर कंपाउंड में दो ग्रुप सेम हो गए तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि इसमें आपके पास में जो आंसर आएगा वो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। IUPAC नेम ऑफ इथाइलिडीन इथाइलिडीन क्लोराइड। इसके बाद में आता है द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर हैविंग बोथ कंपाउंड विद नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें दोनों कंपाउंड का जो नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, यानी कि उनके पास में जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। अब अगर आप सिस ब्यूटीन की बात करते हो तो सिस ब्यूटीन आपके पास में ये है, सिस ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो ये आपका नॉन जीरो है। बट ट्रांस ब्यूटीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो आपके पास में जीरो हो जाएगा। यानी कि ये आपके पास में ट्रांस ब्यूटीन आएगा H और H, इसका डाइपोल मोमेंट आपके पास में जीरो आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं CH2 Cl2, वैसे तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा H H Cl और Cl ये, और यहाँ पे आपके पास में CH Cl Cl Cl, इसमें चार ग्रुप हैं। तो टेट्राहेड्रल मैंने शेप नहीं बनाई, अगर आपको टेट्राहेड्रल शेप बनानी है तो टेट्राहेड्रल शेप के अकॉर्डिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चारों ग्रुप सेम होते हैं तभी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। सिमेट्रिकल कंपाउंड अगर होगा यानी कि, तो ये आपके पास में आ गया H H, एक को आप अबव द प्लेन ले लो, यहाँ पे आपके पास में आ गया ये Cl, ये अबव द प्लेन आ गया और एक आपके पास में बिलो द प्लेन आ गया। वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी ले लो। यहाँ पे H ले लो तो ये आपके पास में Cl आ गया, ये आपके पास में बिलो द प्लेन आ गया और ये आपके पास में अबव द प्लेन आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री का आइसोमेरिज्म से कोई मतलब नहीं है, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा, तो आपका इसमें भी जीरो है। नॉन नेट जीरो वाला पूछा है, बेंजीन और एसिडिन में बेंजीन का होगा, यानी कि आपके पास में जो करेक्ट आंसर आएगा वो सेकंड आएगा। इसके बाद में आता है आपके पास में इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच वन इज हैविंग स्टैगर्ड कन्फर्मेशन विद मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल। मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल से मतलब क्या है कि दोनों जो मिथाइल ग्रुप है उनके बीच में मैक्सिमम एंगल कितना है, मैक्सिमम ये डाइहेड्रल एंगल होता है। तो ये आपका 60 डिग्री कन्फर्मेशन वाली मेरी जो वीडियो है उसमें मैंने पूरा डाइहेड्रल एंगल बता रखा है, टॉरिशनल स्ट्रेन बता रखा है। यहाँ पे देखो CH3 और CH3 के बीच में 180 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल है, यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे आपका 120 डिग्री है। तो आपके पास में करेक्ट आंसर आएगा एंटी स्टैगर्ड ऑफ ब्यूटेन। ये आपके पास में मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है ब्यूटेन का। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अगेन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस देनी है 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि सारे फंक्शनल ग्रुप को आपको लेते हुए चलना है। अब यहाँ पे 6 हेक्सेनोइक तो आ गया, 1 पे आपका हेक्सेनोइक हो गया। अब आपके पास में हेक्स भी हो गया, इन भी हो गया और अल भी हो गया, तो ये आपके पास में आएगा। अब जब इस तरीके से आपके पास में कंपाउंड है तो फॉर्माइल को आप अल नहीं लिख सकते हो, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप आप पहले ही ले चुके हो। तो यहाँ पे आपके पास में हेक्स 3 इन ओइक एसिड, 3 इन ओइक एसिड, ये तो आपको देखते ही पता चल गया कि ये तो होगा ही होगा। अब 6 पे ऑक्सो ग्रुप है और 2 और 5 पे मिथाइल ग्रुप है, तो आपके पास में आएगा 2,5 डाई मिथाइल 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखो हेक्स 3 इन ओइक एसिड ये भी है, पर
M पहले आएगा, O बाद में आएगा। यहाँ पे फॉर्माइल 6 फॉर्माइल 2 मिथाइल, 2 मिथाइल नहीं होगा क्योंकि 2 जगह आपका मिथाइल ग्रुप है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके पास में, नेक्स्ट हमारे पास में आता है द नंबर ऑफ ए साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स इंक्लूडिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पेंटईन। ए साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इंक्लूडिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो पेंटईन आपको दे रखा है। पेंटईन में आपके पास में पेंट 1 ईन हो गया, उसके बाद में आ गया आपके पास में पेंट 2 ईन, पेंट 2 ईन के बाद में आपके पास में सिस और ट्रांस पेंट 2 ईन भी हो गया ये। इसके बाद में आपके पास में आ गया ये और ये कंपाउंड 1 2 3 4 5 ये हो गया, तो ये आपके पास में हो गए। इसके अलावा तो नहीं है कुछ भी, यही 4 होंगे। नेक्स्ट आता है कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 शोज। अब आपके पास में C3H6O दे रखा है। C3H6 का आप क्या क्या स्ट्रक्चर बना सकते हो? CH3 CH2 CHO बना सकते हो आप, CS3 CH2, ये आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, CS3 एक एल्डिहाइड हो गया, C डबल बॉन्ड CH3 ये भी हो गया। तो और इसके अलावा अगर मैं अल्कोहल देखूं CH3 CH CS3OH, पर यहाँ पे H अलग हो जाएंगे तो आपका C3H6 यहाँ पे नहीं आ पाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। अब आप देखते हैं ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म है या फंक्शनल आइसोमेरिज्म है या मेटामेरिज्म है या बोथ पोजीशन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। 3 कार्बन है, पोजीशन आइसोमेरिज्म तो हो ही नहीं सकता। फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे, तो आपके पास में आंसर आएगा ये। मेटामेरिज्म भी नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन के दोनों तरफ एक एक मिथाइल ग्रुप ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर। यही मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था कि ये क्वेश्चन आया हुआ 2021 का क्वेश्चन है। स्टैगर और एक्लिप्स फॉर्म आपके कन्फर्मर्स हैं, तो कन्फर्मर्स को आप रोटामर भी बोलते हैं। ना मिरर इमेज होती है, ना एनेंटियोमर होते हैं, ना पॉलीमर होते हैं, ये आपके रोटामर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो ये आपके थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो मैंने लिए थे। इसके अलावा अभी और भी क्वेश्चंस हैं, तो धीरे धीरे जैसे होता रहेगा मैं कवर करती रहूँगी। बट मीनवाइल जो आपकी सब्जेक्टिव में वीडियो बनाती जा रही हूँ, आप उसको कवर करते जाइए। इसके साथ साथ 1 शॉट्स भी ले लेंगे जो जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे। बट मेहनत करिए क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है आपका। सो वर्क हार्ड और अचीव करिए अपने टारगेट्स को। थैंक यू वेरी मच। हाँ, पर एक चीज़ और प्लीज़, आप में से कुछ लोग मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना कोई कमेंट, ना कोई शेयर या लाइक। सो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद में कमेंट, शेयर या लाइक्स या सब्सक्राइब, आप जो भी कुछ भी कर सकते हैं वो करिए, सो दैट के मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई आपको ये समझ आ रहा है और ये समझ नहीं आ रहा। यू कैन गिव मी सम आइडिया अबाउट दैट कि हम उसको फिर इम्प्रूव कर सकें।